सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जिनको ये कहा जाए कि पुरजोश और हर तरफ से जिस पर नज़र रखी हुई थी जिस इलेक्शन पर, वो यही इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। तारीख़ में कभी इस तरह की तकारीर, इतनी मुतनाज़ा तकारीर नज़र नहीं आए और ना ही इस तरह के हालात नज़र आए। अभी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन हुए और अभी तक मुख्तलिफ रिजल्ट्स चूँकि रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो अभी तहरीक इंसाफ ही लीड में नज़र आ रही है। और तारीख भी यही नज़र आती है कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी वही जमात आगे आती है। लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, बड़ी शिद्दत से लग रहे हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। मरीम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा ट्विटर पर एक्टिव हैं और कह रही हैं कि जी जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट की जाए। बहुत से उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट्स भी किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो 2 अफराद जाँ बहक हुए, अफसोसनाक बात है, बहुत ही दुख की बात है। 2 लोग इसमें जाँ बहक हुए, कई ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। ये क्यों इस तरह के हालात हुए हैं? हम ये बात करते रहे कि जिस तरह की लीडर्स तकारीर कर रहे हैं, इस चीज़ का खदशा मौजूद था कि फिर ये होगा जिस तरह हमने सियालकोट इलेक्शन में देखा कि तसादुम होगा, और वही हुआ। इतना ज़्यादा दर्जा हरारत क्यों बढ़ा दिया गया? इलेक्शंस को ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बना दिया जाता है? और अभी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो धांधली के इल्ज़ामात और ये कहना कि हार जैसे कबूल नहीं है, अब वोट देकर पहरा देना है, धांधली उन्हें देनी है, हाथ में लो। ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर किसी ने कुछ किया तो आप कानून हाथ में ना लीजिएगा, लीडर्स की तरफ से ये कहना चाहिए। और अगर हुआ तो सबूत इकट्ठे करो, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है वहीं पर चोरी नहीं होने देना, जो हो सके कर दो, शेरो शाबाश, लड़ जाओ, मार दो, पीछे ना हटना। देख, तो इसकी वजह से ये लोग जान बाक हो गए। कौन? एक इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। कौन जिम्मेदार है इस सब का? इस बारे में बात करेंगे। अमीर अब्बास मेरे साथी हैं, एंकर, किसी तारुफ के मुताज नहीं, मेरे साथ हैं। अमीर, बड़ा दुख होता है कि जब हम इलेक्शंस में ये देखते हैं कि इस तरह की बातें होने लग जाएं। मिसाल के तौर पर कि नून लीग का उम्मीदवार ये कह रहा हो कि जी मैं तो भारत से, मैं तो इंडिया से मदद मांगूंगा अगर वो नहीं जीतता तो। यानी आपके पास अगर सबूत हैं, आप दिखाई नहीं। इसका मतलब है कि अगर किसी को यहाँ परेशानी है किसी भी तरह की, कल को कहेगा जी मेरे घर लोड शेडिंग हो रही है, मैं जी इंडिया को बुलाऊंगा, जी मेरा कोई मसला जी मैं इंडिया को बुलाऊंगा। इन्होंने मजाक समझा हुआ है। यानी वही बात पाकिस्तान खपे नहीं मैं कहूँगा। ये वतीरा क्यों बनता जा रहा है कि कुछ भी हो रहा है, यहाँ अपने कोई मसाइल हैं होंगे तो बजाय इसके कि अपने इदारों के पास जाएंगे, आपने हर चीज़ में कहना जी हम तो इंडिया को बुलाएंगे, हम तो इंडिया को बुलाएंगे। ये कोई मजाक है? इन्होंने तो उसामा मजाक ही बना लिया है वैसे। यानी आप देखें, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA जो हैं उनके साथ। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए, जिसने रियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया लफ्ज़, यानी जिस लफ्ज़ का मैं यहाँ मास मीडिया पे उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब को कोई परवाह नहीं हुई कि वो किस शख्स से मिल रहे हैं, जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ और जहर भरा हुआ है और जो इंडिया के इशारों पर नाचता है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रहा है। इसी तरह ये आज देख लें, ये जो गुजर साहब हैं, इस्माइल गुजर, इन्होंने कह दिया कि जी हम भारत से मदद तलब कर लेंगे। तो ये दरअसल एक तो पॉलिटिक्स में जो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसमें किसी एक जमात का कसूर नहीं। इसमें तकरीबन सारी जमातें जो मेजर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी इस रॉ में बह रही हैं। और इससे आप अंदाज़ा करें कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो ज़ाती सियासी मुफादात हैं, उनकी खातिर आप अपने मुल्क, अपनी धरती और अपनी मट्टी के खिलाफ भी बयान देने को तैयार हो जाते हैं। भाई अगर आपको शिकायत है इलेक्शन के निज़ाम से, वो पंजाब में भी लोगों को होती है, वो सिंध में भी लोग धांधली का शोर मचाते हैं। अब अगर सिंध में धांधली हो रही हो इलेक्शन में, तो क्या
हारने वाला उम्मीदवार या जिसको शिकायत है वो कहे कि जी मैं सिंधु देश का नारा लगा दूंगा आज से। अगर बलूचिस्तान में कहीं किसी जगह पे धांधली हो रही हो तो वहां जिसको शिकायत है या जो मुतासरा शख्स है, क्या वो ये कह दे कि मैं आइंदा से अफगानिस्तान से और एनडीएस से खाद से मैं मदद तलब करूंगा? या अगर पंजाब में किसी को धांधली की शिकायत है तो वो कह दे कि मैं आज से पंजाब को दोलख्त कर रहा हूं? ये किसी तौर पर भी इस किस्म का बयानिया जो है वो उसकी तारीफ नहीं की जा सकती है। हाँ, आप गुस्सा अगर आपके अंदर है आप बिल्कुल गुस्सा निकालें, आप कहें इमरान खान को बुरा भला कह दें, आप कहें कि वफाकी हुकूमत धांधली कर रही है, उसके वजीर आके धांधली कर रहे हैं, आप कहें कि जी इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। ये बात आपके जहन में आ कैसे गई कि आप कहें कि भारत जो है हम फिर उसकी मदद तलब कर लेंगे? यानी ये मवाज़ना किस तरह से आपने कर लिया भारत के साथ? बिल्कुल ठीक। अब अमीर बस देखें, बात यह है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुक्र करें कि मरियम साहिबा ने अब ट्विटर पर हैंडल पर उनकी तस्वीर नहीं लगा दी है, ये जो गुज्जर साहब हैं इनकी। उसकी वजह यह है कि जब जावेद लतीफ़ साहब ने इसी तरह की बात की थी तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी तस्वीर लगाई थी और वो कहती हैं कि जी जो यहाँ पर गद्दार है वो उतना बड़ा मुहिब वतन है। वो तो कहती है कि नहीं, ये इस तरह की बातें करना जायज़ है। अच्छा, जमील फारूक ने भी ज्वाइन किया है। जमील, आप तो ऑन फील्ड सब कुछ देखते रहे हैं, ये इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और मीडिया को पता नहीं चल रहा, हर तरफ धांधली हो रही है। आप देखिए ट्विटर पर भरा पड़ा है, मरियम साहबा सबूत पर सबूत ला रही हैं। कहीं जनाब फौजियों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरते दिखाया जा रहा है कि वो जनाब बैलेट बॉक्स उनके पास हैं और उस पर झंडा तहरीक इंसाफ का लगा हुआ है। फिर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी गाड़ी पर जनाब तहरीक इंसाफ का पोस्टर क्यों लगा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा आपने विटनेस किया है, वहाँ पर देखा है आपने कि इतनी बड़े लेवल पर ये रिगिंग तहरीक इंसाफ कर रही है। बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो सुबह से हम मुसलसल, बल्कि कल सुबह से सारी चीज़ की कवरेज कर रहे हैं। अलमिया है हमारे यहाँ कि हमारा सैंपल रेट बड़ा छोटा होता है, बड़ा माइक्रो सैंपल रेट होता है और उससे हम जो स्टेटिस्टिक्स डिराइव करते हैं वो ऐसा लगता है कि पूरे AJK के स्टेटिस्टिक्स हैं। यानी अगर टोटल आज़ाद कश्मीर के पोलिंग स्टेशंस में से 6 या 8 पोलिंग स्टेशंस पर कहीं बदनज़मी हुई है, वो भी वायलेंस को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर धांधली हुई है, वायलेंस को लेकर, तो वो तो इतने बड़े, जब आप इंतखाबात किसी एक मुल्क के, एक आज़ाद खित्ते के कर रहे होते हैं तो वहाँ एक्सपेक्टेड होता है कि हीट ऑफ द इवेंट में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आप वावेला मचाना शुरू कर दें कि पूरे AJK के इलेक्शंस हाईजैक हो गए हैं, तो ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। जिन पार्टीज़ की जानिब से आप ये तवक्को रखते हैं कि एक मामूली से ज़िमनी इंतखाब के अंदर आप उनकी जानिब से ये स्लोगन्स रेज होते हुए देखते हैं कि अगर हम हार रहे हैं तो इसका मतलब है धांधली हुई है, और अगर आप जीत रहे हैं तो आपके बयानिए की जीत है, आपकी अपनी सक्सेस है, आपके पीछे जो बड़े खड़े हुए हैं उनकी जीत है, और उस वक्त आपका इलेक्शन कमीशन भी फेयर हो जाता है और आपकी वोटिंग भी फ्री एंड फेयर होती है और पब्लिक ने बड़ा अच्छा आपको सपोर्ट किया होता है। तो ये अलमिया की बात है। और अफसोसनाक ये है कि जिस तरह से अभी अब्बास भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ इस चीज़ से कतई नज़र कि आपकी किसी एक बात से, किसी एक जुमले से आपके पूरे नेशनल कॉज को बड़ा डेंट लग सकता है। आप ये सोचे समझे बगैर इतनी बड़ी बात कर जाते हैं, जैसे गुज्जर साहब ने आज तबाह आजमाई फरमाई है, मरियम नवाज साहिबा मुसलसल ट्वीट्स पर तबाह आजमाई फरमा रही हैं। इसके अलावा अब जब लीडर्स के अंदर जब इतनी ब्रांगिख्तगी होगी तो पब्लिक जब यहां पर मौजूद होती है, तो मैं शाम को जो पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है उस वक्त कुछ पोलिंग एजेंट्स हमारे पास आ गए, उनको मैं ले रहा था, बात कर रहा था, वो कहते हैं जी कि ADC साहब ने ठप्पे लगाए हैं, इतना जुल्म तो हमारे ऊपर इंडिया में नहीं हुआ था जितना यहाँ। आप अंदाजा कीजिए कि एक माइक्रो लेवल के ऊपर किसी एक पोलिंग स्टेशन के वाकये को आपने इंडिया के साथ जोड़कर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। जब लीडर्स का ये हाल होगा तो पब्लिक भी फिर उसको फॉलो करती है। और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये ओवरऑल आप देख लें। अब आप PTI की सीनियर लीडरशिप को देख लें, आप पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को देख लें, वो तकरीबन कुछ किसी हद तक थोड़ा सा मुतदिल नजर आते हैं, शायद क्योंकि चीजों के अंदर बहुत सारा रिलीफ मिला है उनको। आप PMLN की लीडरशिप को देख लें, आज अगर यहां से PMLN अक्सरियत में, गोके उनके वैसे उम्मीदवार ही बड़े कम खड़े हुए हैं जो वो अक्सरियत का दावा करते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, वो तो तवक्को ही नहीं थी, पहले से नहीं थी। तो आप हार रहे हैं तो आपने धांधली ज़्यादा करार दे दिया।
जो आपके मुखालफीन हैं उनको आप बिठा रहे हैं रियासती मुखालफीन। अच्छा, अफगान सफीर का क्या काम था वहां पर नवाज शरीफ साहब से मिलने का? और आपके जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है उसको आप प्रमोट करके किसका मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं? दिस इज अनोइंग। अच्छा, ये एक बड़े दुख की बात है कि अभी हमारे फौजी जवान शहीद भी हुए, यही आज़ाद जम्मू कश्मीर में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हो गई। लेकिन अमीर अब्बास, दुख इस बात का होता है कि वही लोग अपनी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभा रहे हैं और फिर एक हंगामा शुरू हो जाता है। कॉमन सेंस की बात आपको नज़र आ रहा है कि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर किसी ने झंडा लगाया। अब ये भी बताना पड़ेगा तमाम लोगों को कि जनाब कोई ऐसी गाड़ी हायर नहीं की जा सकती, पहले उससे सारे उसके झंडे उतरवाओ, उसने क्यों किसी का झंडा लगाया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है जिसमें फौज भी शामिल है, क्या ये कोई इलेक्शन कमीशन के पास सारा साल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिन पर वो जाएंगे और उस पर झंडे लगाए हुए हैं? ये क्यों इस तरह की बात शुरू हो जाती है और फिर कहा जाता है DGSPR इसका जवाब दें? ये क्यों इस तरह? अब आम आदमी को तो नहीं इतनी समझ, या कोई भी देखेगा हाँ ये देखो जनाब फौज के हाथ में वो जनाब बैलेट बॉक्स है और ये तो झंडा लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का, ये तो धांधली अभी से हो गई है। और उसको मरीम साहब ट्वीट करेंगी और वो टॉप ट्रेंड पे फिर आपको पता है किस तरह से सारा बना दिया जाता है, ये तो अब सबको पता ही है। तो ये अमीर अब्बास कितना खतरनाक है ये सब करना। उसामा, आपने कहा कि फौजी जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उनकी जान गई, तो मरियम साहबा भी तो ड्यूटी पर ही है ना। आपको कैसा लगा कि मरियम साहबा ड्यूटी पे नहीं है? उनकी ड्यूटी ये है जो वो कर रही हैं, और ये ड्यूटी उनके वालिद साहब ने उन पर लगाई है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हैजान पैदा करें और वो फ़ौज और ISI और हमारे इन इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि उनके ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात पर धूल उड़ा दी जाए, गर्द उड़ा दी जाए, ताकि वो इल्ज़ामात उस धूल और उस गर्द में दब जाएं, छुप जाएं, और लोगों के सामने एक तासुर बना दिया जाए कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सारा कुछ तो हमारे खिलाफ फौज कर रही है, ISI कर रही है। नाम लेते रहे ना ये DGISI का, आर्मी चीफ का। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप इस तरह हेड ऑन हेड कोलिजन की तरफ लेकर जाते हैं इदारों को। और जब भी कभी DGISPR, चूँकि इन्होंने DGISPR को उस ट्वीट में उनसे सवाल किया, तो उनसे जब भी सवाल किया गया DGISPR से इनके बारे में कि ये क्या कुछ कहते हैं, तो वो उन्होंने बड़े बहुत मुदब्बर तरीके से और अपने इदारे के वक़ार को मलूज़ खातर रखते हुए उन्होंने हमेशा से जवाब दिया। कभी फौज ने इस तरह से इनके ऊपर कोई बात नहीं की, कमेंट नहीं किया, जिस तरह ये बार बार इशारों के नायों में, और अब तो खुल के ये कहना शुरू हो गए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जब रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है तो वो जैसे जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं। गाड़ियाँ भी रेंट पे ली जाती हैं, बाकी रिसोर्सेज भी हासिल किए जाते हैं। तो उन गाड़ियों पे किसी भी पार्टी का झंडा हो सकता है, उस पर नून लीग का भी हो सकता है, उसमें पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। तो आप उससे ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं? यानी अगर ये काम फौज कर रही है तो क्या वो किस मुल्क की फौज होगी? उसकी फौज की मत मारी हुई है कि किसी फौज ने किसी पार्टी के हक में धांधली करनी है तो वो उसी पार्टी का झंडा उठा के बाहर निकलेगी कि आओ जी हम PTI का झंडा उठा के जा रहे हैं, हम PTI के हक में धांधली करेंगे। कोई लॉजिक, कोई सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ऐसे नॉनसेंस किस्म की बातें आप करके नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक। अच्छा जमील, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि क्या ये समझा जाए कि इस तरह दबाव आ जाएगा। मरीम साहबा का एक इंटरव्यू बड़ा हुआ वायरल कि जी वो BBC को इंटरव्यू दिया कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं फौज से बात करने को, पहले इमरान खान को हटा दें और मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। तो ये कहीं इस तरह होता है कि इतना फ़ौज को ये कह दें कि फ़ौज कहे जी दिया इन्होंने बदनाम करना शुरू कर देना है, तो जो कोई कुछ हो सकती है मदद वो इनकी की जाए, कोई सीटें अगर किसी तरह से हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर दें, ताकि ये तो जान छूटेगी हमारे खिलाफ एक नया महाज तो नहीं खुल जाएगा। हम पहले अफगानिस्तान, भारत, अमरीका, पता नहीं क्या क्या सीपा के खिलाफ साजिश कहाँ देखें, ये एक हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि जनाब इलेक्शन होते हैं तो हम पर आ जाएगा। या ड्यूटी से इनकार कर दें कि इलेक्शन कमीशन बुला रहा है फौज के, जी हम नहीं आ सकते, मेहरबानी करें हम पर, तो जनाब ये काम शुरू हो जाएगा। क्या ये कोई हल है इसका? क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद बहसीत इदारा इस तरह से किसी को दबाव में लाया जा सकता है। किसी भी इदारे को तो ऐसी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू कर दें और ये समझें कि जजों को हम इतना बुरा भला कहेंगे, जज हमारे बारे में फैसले अच्छे करने लग जाएंगे हमारे हक में। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरह से वो करें। लेकिन इसके साथ मैं माजरत चाहता हूँ, सवाल थोड़ा लंबा हो गया। अहम बात अब यह है
कि ये तहरीक इंसाफ किस तरह जीत रही है, किस तरह यकीन दिला दें आप कौम को कि जी तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग के अलावा कैसे आज़ाद कश्मीर में किसी को वोट डाला जा सकता है? मरीम साहबा कह रही हैं कि हमेशा ये नवाज शरीफ का था, वो कश्मीरी ख़ानदान है, किसी और को आज़ाद कश्मीर में वोट डाल कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी और को वोट डाल रहा है तो वो धांधली ही होगी, इसके अलावा सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि जी अभी तक तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है, एक सीट पीपल्स पार्टी नून लीग को मिल रही है? आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, जो आपने हल की बात की ना उसामा, देखिए उसामा, वो आपने एक बात की सबसे पहले के अच्छा चले जमील पहले आप बात कर लें। जी जमील, जमील आप बात करें। हाँ उसामा, अच्छा उसामा ने अभी कहा ना कि सवाल लंबा हो गया, तो उसामा माशाल्लाह खुद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो जब आप तज्जियाकार भी हों और एंकर हों तो सवाल लंबा हो ही जाता है, तो ये वी डोंट माइंड इट, मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है। आपने ये जो बात अभी कही है कि किस हद तक किसी इदारे को ब्लैकमेल, देखिए इदारा एक लिमिट तक ब्लैकमेल होता है, कोई भी इदारा एक लिमिट तक ब्लैकमेल होता है। अव्वल तो ब्लैकमेल होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है कि आप उनको जितना दबाते जाएंगे, दीवार से लगाते जाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे। आई मीन यार, रिडिकूल करने की भी कोई लिमिट होती है, ह्यूमिलिएट करने की भी कोई लिमिट होती है। आप हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की रियासत की बुनियादों में दरारें डाल रहा है, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं या चाहे उनके हरकारे हैं। आप मांगे, लोगों से वोट मांगे, आप अपने इदारों से कहें कि आपके मसाइल हैं वो हल किए जाएं। ये नहीं है कि आप हर 2 मिनट बाद आप किसी के रेफरेंडम के ऊपर 10 तरह से सवाल उठा देते हैं, गो कि वो खुद एक इटसेल्फ क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन अगर कोई गुड फेथ में करना चाह रहा है तो उसको भी आप नेगेटिव रंग दे देते हैं। आपने कहीं पर मकबूजा वादी कश्मीर का एजेंडा हाईलाइट नहीं किया। आपने कहीं पर, वो शख्स जो चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के, मौलाना फजल रहमान साहब, अब इससे बड़ा जुल्म इस कौम के ऊपर क्या हो सकता है? साल हर साल तक, दिहाई तक चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के, वो ये बात कर रहे हैं, उनके दौर में कुछ भी नहीं हुआ, वो ये बात कर रहे हैं कि हम इमरान खान के हाथों कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे। आपने अपने दौर में क्या कर लिया था भाई? मरियम साहिबा कहती हैं कि हमने अगर कश्मीर आजाद कराना है तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आजाद होगा। तो पिछले 30 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और आज मैं आपको एक बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑन ग्राउंड रहा हूं, गुज़िश्ता 48 घंटे से मैं देख रहा हूं सारी सिचुएशन। सिर्फ 22% पोलिंग स्टेशन पर आपकी आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग एफसी डिप्लॉयड थी, 22%, जो कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन थे। बाकी पूरे एजेके के अंदर नॉर्मल पुलिस भी बहुत कम तादाद में थी। अब आपका एक आजाद खित्ता है, उस खित्ते के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक है, 34,20,000 और 546 वोटर्स वोट कास्ट करने थे, और आपने बड़ा बेहतरीन माहौल के अंदर ऑर्गेनाइज करके दे दिया। यह भी नहीं कि हर जगह पर आपको फौजी खड़ा हुआ दिखाई दे, तो फौज भी तो इसी मुल्क की है ना, वो इस मुल्क के ज़ेर इंतजाम चलने वाला खित्ता है आजाद जम्मू कश्मीर। अगर यहां पर मौजूद है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? आपने 30 साल के अंदर कोई एक ऐसा इदारा बनाया जिसके बारे में आप खुद कह सकें कि इसके ज़ेर इंतजाम हम करवा लेते हैं। ऐसा आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आपने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराए? मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या आसिफ जरदारी साहब हो, भाई इमरान खान साहब का तो अभी 2.5-3 साल का पीरियड है ना, इससे पहले तो सारा पीरियड इन्हीं लोगों का, डिक्टेटर्स का मिलाकर। आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम, कोई एक इदारा बता दें। इन लोगों का कमेंट डीएचएस और बाकी चीजों के ऊपर होता है, इनसे कहें कि कोई एक हाउसिंग सोसाइटी बता दें जो आप लोगों ने बनाई हो पब्लिक वेलफेयर के लिए। मजाक बना रखा है। कोई एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया हो, कोई एक ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई हो, कोई एक एयरलाइन लॉन्च की हो, आपने पीआईए को भी डुबो दिया आपने। अच्छा जमील फारूकी, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अमीर अब्बास, अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी इमरान खान अगर जीता है तो मानेंगे नहीं। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया, चले वाजे तो अपना उन्होंने मौक़िफ़ कर दिया कि इमरान खान तहरीक इंसाफ अगर आज़ाद कश्मीर जीतती है तो वो इलेक्शन को मानेंगे नहीं। अब बताएं कि किस तरह किसी को यकीन दिलाया जाए कि जनाब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। अभी तक तो हमें पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल अभी तहरीक इंसाफ चूँकि आगे नजर आ रही है, तो आप वो नून लीग का वोटर उसको यकीन कैसे दिलाएंगे जिसको कहा गया कि तुम्हारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता? और ये मुसलसल आप ट्विटर उठा के देख रहे हैं मरीम साहिबा का, वहाँ तो नज़र आ रहा है कि जी छोड़ना नहीं है, शाबाश शेरो डटे रहो, ये वोट पर पहरा दो। यानी इसका मतलब यह है ना कि कानून हाथ में लो, कि इलेक्शन कमीशन के बाद की बात है, जाएगा या मुकदमा होगा, फलां होगा, अदालतें नहीं, तुमने नहीं हार माननी, हारने नहीं देना।
तो ये इतना ज़्यादा चीज़ को हिला दिया गया, पहले कभी नहीं देखा था आज़ाद कश्मीर में। अब कैसे किसी को यकीन दिलाएंगे कि तहरीक इंसाफ भी जीत सकती है? कैसे जीत सकती है नून लीग के अलावा? उसामा, सिर्फ ये आज़ाद कश्मीर की हद तक नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लें, आप जो ज़िमनी इलेक्शन हुए आप उनमें देख लें, 2018 के जनरल इलेक्शन को देख लें। यही बयानिया है मरियम नवाज़ का और बिलावल भुट्टो का कि हम इस शर्त पे बाजी खेलेंगे कि जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी जीत नहीं है तो हम बाजी पलट देंगे, हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। यानी अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अब 3 पार्टियां अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, बड़ी 3 पार्टियां, मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात कर रहा हूं, तो 3 पार्टियों में से कोई एक पार्टी कामयाब हो सकती है ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी में कोई एक पार्टी आ सकती है ना। ऐसा तो नहीं कि तीनों पार्टियां कामयाब हो गई, यानी तीनों तो नहीं ना लार्जेस्ट पार्टियां बन सकती। तो धांधली हो ना हो, एक ही पार्टी सामने आएगी ना, तो बाकी 2 पार्टियां नीचे रहेंगी। अगर शफाफ इलेक्शन भी हो तो भी 2 पार्टियां नीचे रहेंगी। तो ये दोनों मिलकर कह रही हैं कि इमरान खान धांधली कर रहा है, फौज धांधली कर रही है। अगर इमरान खान दूसरे नंबर पर भी आ जाए तो इन दोनों में से एक पहले पर होगी और एक तीसरे पर होगी। तो जो तीसरे पे होगी फिर वो किस पर धांधली का इल्जाम लगाएगी? तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस किस्म का बयानिया, नॉनसेंस, टोटली रबिश बयानिया ये इस मुल्क में पैदा कर रहे हैं। हाँ, निजाम में खामी मौजूद है, हाँ इस मुल्क में धांधली होती रही है, हो सकता है आज भी हुई हो, हम तो नहीं किसी की कोई गारंटी दे सकते ना, क्योंकि निजाम में खामी है ना। वो निजाम में जो छेद हैं, अच्छा वो छेद क्यों नहीं पुर किया आपने? अच्छा आज भी आप पुर नहीं कर रहे हैं, आज भी बंद नहीं कर रहे आपने, ना पहले आपने बंद किए। तो जब तक वो छेद मौजूद रहेंगे उन छेदों से कोई ना कोई मुस्तफीद होता रहेगा, फायदा हासिल करता रहेगा। इमरान खान होगा वो कर लेगा, कोई और आप बैठे होंगे आप करेंगे, क्योंकि माजी में यही इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्टोरल सिस्टम था जिस सिस्टम से आप जीत कर आते थे। 2008 में पीपल्स पार्टी जीत के आई, 2013 में नून लीग जीत कर आई, यही 2016 में आजाद कश्मीर में नून लीग जीत कर आई। आपने फायदा हासिल किया इसी सिस्टम से, इसी गले सड़े बदबूदार सिस्टम से। आप चाहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह से बरकरार रहे ताकि जब आपका दाव लगे आप फायदा हासिल करें और वापस पावर में आ जाएं। इसीलिए आप इस निजाम को ठीक करने के लिए, अगर ये हुकूमत इमरान खान बात कर भी रहा है तो आप उसको दूर से ही कर रहे हैं कि भाई भाग जाओ दफा हो जाओ, हम नहीं मानते तुम्हारे इस निजाम को। ये तो आपकी मुनाफकत यहां हो रही कि आप इस निजाम को, स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद बेनिफिशियरी है सिस्टम के। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इमरान खान तो धांधली नहीं कर पाएगा, धांधली आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो चाहते हैं कि धांधली का निजाम मौजूद रहे, बरकरार रहे। तो ये तो बिल्कुल एक रबिश किस्म का बयानिया है कि अगर हम जीतेंगे अच्छा तो फिर तो इलेक्शन शफाफ है। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। ये क्यों है फिर अमीर अब्बास, बड़ी अच्छी आपने बात की जमील, ये क्यों है कि जिसकी विफाक में हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी थी, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब तहरीक इंसाफ है तो गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए, वहाँ भी एक आ गया जी ये तो हम मानते नहीं, वहाँ भी इस तरह हंगामा रही हो गई। अब आज़ाद कश्मीर में अभी नहीं पता कौन जीता है। अब फिलहाल जो नज़र आ रहा है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 सीटों में नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ है जीती और एक पीपल्स पार्टी और नून लीग। अभी नहीं पता, 45 नशिस्तें हैं, देखते हैं क्या होता है। मगर अब तहरीक इंसाफ अगर जीतती है तो ये तो तारीख में नज़र आएगा, तारीखी तौर पर हमेशा ही हुआ। और गैलप सर्वे, अब वो सर्वे भी कह रहा है तहरीक इंसाफ जनाब, उसके लोग वोट कर रहे हैं कि ये मैकेनिज़्म क्या है
और ये जो धांधली की बात है, क्या तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार नहीं कि उसने 2013 से शुरू किया धांधली का और धरना दिया, तो उसके बाद फिर अब ये काम ही पाकिस्तान में रीत ही पड़ गई इसकी? अच्छा, दो लफ्ज़ों में ना हमें ज़रा डिफरेंस कर लेना चाहिए। साइंस और सेंस, ये अक्सर लोग कहते हैं कि कैसी साइंस है कि वफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात वो आज़ाद कश्मीर में भी और जीबी में भी बना जाती है हुकूमत। तो ये कॉमन सेंस अगर है तो इस कॉमन सेंस का ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराने वाली वो बड़ी जमातें हैं जो आज वावेला मचा रही हैं। आज आप इन्हीं बड़ी जमातों को ये कह दें कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठ जाएं, इनकी चीखें निकल जाती हैं। इनको आज ना पूछें, इनको कहें कि इन्होंने 2015-16 में इलेक्टोरल रिफॉर्म, 2017 में भी हुआ जब बात हुई, उस वक्त क्यों नहीं करने की कोशिश की? क्योंकि यह मुल्क सरमायादाराना निजाम को सपोर्ट करता है, यह मुल्क फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट करता है, जागीरदारों को सपोर्ट करता है, पैसे वालों को सपोर्ट करता है। अगर ना करता होता, आज सरदार तनवीर इलियास खान, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आज आपको एक वजारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर नजर ना आते। आज आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप पूरे ओवरऑल सेटअप को देख लें, इतने बड़े जम्मे गफीर के अंदर एक वाहिद ऐसा बंदा नजर आएगा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, प्राइम मिनिस्टर बन गए, जैसे भी बने हंग पार्लियामान के साथ, व्हाटएवर द केस इट इज। लेकिन आप उनको इतना क्रेडिट जरूर देंगे कि उनकी गवर्नमेंट होते हुए ज़िमनी इंतखाबात में डस्का में पीएमएलएन जीती है, NA 249 में मंदोखेल साहब जीते हैं। आप ये क्रेडिट देंगे कि नौशहरा में कौन जीता है, तो उसका क्रेडिट भी पीएमएलएन ये लेती है कि हमने अपना बयानिया ऐसा रखा इसलिए हम जीत गए। आप कम से कम गवर्नमेंट को या विफाक को ये क्रेडिट तो दें कि उनके होते हुए अगर वो चाहते तो अपने इंस्टीट्यूशंस को अपने मातहत करते हुए, गो के उनके अंदर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करते हुए अपने हक में नतायज कर सकते थे, जो नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। जीबी में भी एक हंग पार्लियामान बनी है और उसमें विफाक का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और ट्रेंड वही रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर भी आप देखिएगा, जो मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहा हूं, सिंपल मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी। इंडिपेंडेंट्स और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग मिलाकर जो भी हुकूमत बनाएगा। अगर इतने बड़े ये साइंसदान हैं, क्योंकि बात साइंस और सेंस की है, इतने बड़े साइंसदान हैं तो मनाते ना जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब ग्रुप के लोगों को कि वो इत्तेहादी क्यों है तहरीक इंसाफ के साथ आजाद कश्मीर के अंदर। मतलब आप लोग अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर जाएंगे और उसके बाद आप मलाइन करेंगे पूरे सिस्टम को, और जब सिस्टम ठीक करने की बात आएगी तो आपके दोनों एंटेनास खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो आपका फ्यूडल लॉर्डशिप, आपका इन्वेस्टर, आपका सरमायादार, आपका जागीरदार, वो कभी खुश नहीं रहेगा, उसके लिए जगह नहीं बनेगी। अवाम की खिदमत, कौन सी अवाम की खिदमत की आप बात करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज बैठी हैं यहां पर। मरियम नवाज शरीफ साहबा का कौन सा पॉलिटिकल कैरियर सिवाय नवाज शरीफ साहब के? बिलावल भुट्टो साहब का कौन सा पॉलिटिकल कैरियर है सिवाय अपने खानदानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के? आप कोई बताएं ना। इमरान खान साहब को कम से कम आप ये तो कहेंगे ना कि एक खिलाड़ी था, मेहनत की, मजबूरन अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा जिससे उसकी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन इसके अलावा वैसे इनसे अगर डिफरेंशिएट करें तो आपको इमरान खान इनसे तो कुछ किसी हद तक बेहतर नजर आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फेयर, ये लोग खुद सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। आज आप इनको गवर्नमेंट दे दें, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। कल मरियम नवाज शरीफ का बयानिया ऐसे बदलेगा, आपकी सोच है। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए, सिर्फ इक्तदार चाहिए, पब्लिक वेलफेयर। आज 2 लोग जहां बहक हुए हैं यहां के वायलेंस के नतीजे में। शेख रशीद साहब कह रहे थे ये तो मामूली केस हो जाते होते हैं। पब्लिक वेलफेयर की आप बात कर रहे हैं? कौन सी पब्लिक वेलफेयर है? कौन सा उल्लू का पट्टा या पागल होगा जो अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर आएगा और 1,60,000 पर महीना पर एमएनए बन जाएगा? मुझे कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी बताएं। आखिर कोई तो बेनिफिट नजर आ रहा होता है ना उसमें, कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगी, आपको कहीं से कोई खांचा मिलेगा, आपका वोट बिकेगा। जहां आपने 30 करोड़ लगाए हैं वहां आपको 2 अरब रुपए मिल जाएंगे। वो तो बिजनेसमैन भी सोचता है, सरमायाकार भी 10,000 दफा सोचेगा कि अगर उसने किसी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे टिकट दो और आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो कुछ ना कुछ तो सोच के आएगा। बिजनेसमैन भी 10,000 दफा सोच के बिजनेस करता है। तो आप पब्लिक वेलफेयर इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। आप इंडिया चले जाएं, आपको यहां वहां ये मिलेगा। आप बांग्लादेश चले जाएं, आप छोड़ें अमेरिका को चले जाएं। ट्रंप कौन था? ट्रंप इन्वेस्टर नहीं था, पूरी दुनिया को पता है कि वो तो बिजनेसमैन। जमील, एक अपने प्लेन्स रखे हुए। अब तो एवरीबॉडी तो बड़ा सवाल इस वक्त, इस लम्हे बड़ा सवाल है जीत का, क्योंकि उसके लिए सर धड़ की बाजी सबने लगा दी। ये बताएं अमीर, पहले आपसे ये सवाल, आपको क्या लगता है
गैलप सर्वे सामने है, तज्जियाकार अपनी पेशगोइयाँ करते हैं, तारीख आपके सामने है कि आज तक वही हुकूमत बनाता है आज़ाद कश्मीर में या मेजॉरिटी में आता है जिसकी वफाक में होती है। ये सब देखते हुए, कैंपेन देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि किसकी जीत आपको नज़र आ रही है? क्योंकि कैंपेन में बहुत सी बातें हुई, एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग जिस तरह होता है, ज़ातियात और पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को कहा गया। वो गंडापुर साहब ने मरीम साहबा के सर्जरी की बात कर दी, उनकी प्लास्टिक सर्जरी, क्या क्या कमेंट्स, और उधर से मरीम साहबा ने जनाब वो जमाइमा को बीच में लाई, औलाद की परवरिश किस तरह हो रही है, ये वो सारा कुछ। तो उसके अलावा कोई एजेंडा जिस तरह से दिया गया, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जीत किसकी होने जा रही है? देखिए, अगर तो इलेक्शन कैंपेन की बात करें, जलसों की बात करें, तो जीत तो मुस्लिम लीग नून की बड़ी वाज़ेह है अगर आप जलसों की बात करते हैं। बल्कि मरीम साहबा ने गिलगित बल्तिस्तान से भी ज़्यादा मेहनत की है आज़ाद कश्मीर के जलसों में। लेकिन अगर आप जलसों से हट के जीत की बात करें, जो सिस्टम है आज़ाद कश्मीर का, तो उस सिस्टम के तहत तो फिर जिसकी वफाकी हुकूमत होती है उसको वाज़ेह बरतरी हासिल होती है। और इमरान खान साहब का अपना भी एक करिश्मा है। बहरहाल इमरान खान साहब को जहाँ बाकी पूरे पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं, वहीं आज़ाद कश्मीर में भी लोग पसंद करते हैं। तो कुछ उनका अपना एक डेडिकेटेड कैरिस्मेटिक वोट बैंक है जो हर जगह पे मौजूद है, कम या ज़्यादा। उसका भी उनको फ़ायदा है। फिर उनकी वफाकी हुकूमत है, उसका भी उनको फ़ायदा है। फिर उन्होंने इलेक्टेबल्स तोड़े, बाकी पार्टियों से शामिल किए, उसका भी उनको फ़ायदा है। तो अगर इस लिहाज से आप देखें तो फिर हमें इमरान खान साहब की बर्तरी जो है वो 20, 21 या 19 इसी में से किसी एक नंबर की फिगर में हमें उनकी सीट्स नज़र आती हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है शायद अब थोड़ी देर के बाद सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए अगले आधे पौने घंटे में। अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो तहरीक इंसाफ की सीट्स ज़्यादा ही निकल रही हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर मुझे PMLN नज़र आ रही है, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अच्छा, बिलावल जो है हालांकि वो खुद छोड़ के चले गए, मैदान से ही भाग गए एक तरह से ना, इतने क्रूशल मोमेंट पे उनको वहाँ अमेरिका का दौरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और इलेक्शन को वो बीच में छोड़ के चले गए। वो तासुर ऐसे दे रहे हैं बिलावल कि जैसे शायद पूरा आज़ाद कश्मीर ही उन्होंने लूट लिया, पूरा मेला उन्होंने कश्मीर का लूट लिया। तो वो तो तीसरे नंबर पर होंगे। अब ये फ़र्क पहले और दूसरे में कितना होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेहनत की है PMLN ने वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। रोज़ाना इनके लोग यहाँ से आज़ाद कश्मीर जाते थे, सारा दिन वहाँ जलसे का, और एक दिन में 3-3 जलसे भी किए मरियम नवाज़ ने। और एक ऐसी खातून की जिसकी कोई, जैसे पहले जमील ने कहा, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने अपना स्टेज जो है, अपना क्लाउड डेवलप करने की भरपूर कोशिश की है, मेहनत की है, गिलगित में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। और PMLN में बड़ी इस वक्त मरियम यानी हमजा शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा अगर कोई क्राउड पिलर बन गया है तो वो मरियम नवाज़ है, और उन्होंने क्राउड पुल भी किया। ठीक, अच्छा, अब ये बात कही जाती है, तज्जियाकार भी जमील ये कहते हैं कि जी ये जलसे बड़े करने वाली जमात हार कैसे जाती है। अभी नहीं पता, अभी तो समझ नहीं आएगी अगर नून लीग जीत जाती है या चले पीपल्स पार्टी भी, इम्कानात अगर कम भी नजर आ रहे, लेकिन हमें नहीं पता जब तक नताइज नहीं आ जाते। अभी बरतरी तहरीक इंसाफ की अपनी जगह, फिर तो बिल्कुल बदल जाएगा कि जनाब देख लें हमारा बयानिया शेर पर मोहर लोगों ने लगा दी, ये हो गया, वो तीर चल गया, ये हुकूमत के खिलाफ वोट आ गया है, अब इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। ये तो अभी आज़ाद कश्मीर चले, इतने हल्के हैं, वहाँ तो एक इलेक्शन सियालकोट या कहीं नौशहरा में जीत जाए, बस अब इस्तीफ़ा दे दो, लोगों ने फैसला सुना दिया, किसी एक जलसे ने सुना दिया। ये जलसे बड़े करके फिर कोई पार्टी हार जाए, ये उनको यकीन नहीं आता। अच्छा, माजी में भी हो चुका है, इमरान खान साहब ने 2011 में जो जलसा किया था, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि नून लीग के अहम तरीन लोग फर्स्ट ईयर के लोग कहते थे जी ये तो हमें ले गया, फिर वो जल्दी जल्दी मेट्रो भी बनाई, ये भी किया, और वो इतने बड़े जलसे करके तो इमरान खान भी हार जाते थे। तो ये क्या मैकेनिक्स है कि जी जलसे बड़े होते हैं फिर भी पार्टी हार जाती है? ये इमरान खान के साथ भी तहरीक इंसाफ लाहौर में इससे बड़ा जलसा तो कभी नहीं हुआ, शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने के दौर में एक दफ़ा लाहौर ने इस तरह देखा, लेकिन उसके अलावा तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा जलसा, तो उसके बावजूद वो हार गए। देखें उसामा, आप माशाल्लाह बड़ा क्लोजली देखते हैं चीज़ों को। जिस तरह आप खान साहब के जलसे की मिसाल दे रहे थे, जलसे सपोर्ट को शो करते हैं
और सपोर्टर और वोटर दोनों में ज़रा फ़र्क होता है, हमें इस चीज़ को बड़ा क्लोजली रियलाइज़ करना चाहिए। सपोर्टर बाहर निकालने के 10 तरीके होते हैं। जब आप अपनी गवर्नमेंट में होते हैं या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हो तो आप बड़े तरीक़ों से मोबिलाइज़ करते हैं, पैसा भी इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ भी दी जाती हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ साउथ पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन में वोटर और सपोर्टर दोनों को निकालने के लिए तकरीबन 1500 मोटर बाइक्स फ्री में तकसीम की थी अपने वोटर्स में, 1800 सीसी कारें। मैं बड़े अच्छे से उन साहब को जानता हूं और वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के भी बड़े क्लोज होते हैं। तो ये सिस्टम है हमारा, सपोर्टर और वोटर को निकालना बड़ा मसला नहीं है, जिसके पास पैसा है वो निकाल लेता होता है। लेकिन आप ये कहें कि बड़ा जलसा था, तो बड़े जलसे का मतलब ये है कि वो पार्टी कॉन्टेस्ट विन कर गई है, तो that might be an unfair way of taking some sample rate of the statistics। हमें ज़रा डिफरेंट तरीके से देखना होगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान को भी कवर किया, उधर मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था। वहाँ मरियम बीबी के जलसे इससे भी बड़े थे, कुछ जगहों पर मैं गया तो इससे भी बड़े जलसे थे। लेकिन वो जलसों का जो क्राउड पुल करने का म्यार होता है और उसकी जो मैकेनिक्स या साइंस है, वो हम सबको पता है कि वो किस तरह से लोग इकट्ठे किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से वैन्स जाती हैं। अच्छा, अब जहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने जिस तरह पूछा कि क्या होने जा रहा है, तो मुझे जो पब्लिक के बीच में खड़े होकर या उनसे जो इनपुट लेकर जो मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले पे यहाँ पर गवर्नमेंट बनेगी जिस फॉर्मूले पे गिलगित बल्तिस्तान में बनी है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले पे बनती है और ज़्यादा सीटें पीटीआई की होती हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप दे दें कि कुछ सीटें वो ले जाए, तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जगह पीएमएलएन को जगह दूंगा। पीएमएलएन के सीटें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा होंगी। पीपल्स पार्टी को आप एंड पे समझिए। अब इस सिचुएशन के अंदर कि जब फजल रहमान साहब अपने उम्मीदवारों को इत्तेहादी बनाकर पीटीआई के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार करवा चुके हैं, उस सिचुएशन के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवार मिलकर एक टफ पोजीशन क्रिएट करें और हुकूमत को, विफाक को यहां पर हुकूमत ना बनाने दें और अपनी हुकूमत बना डालें? तो ये बहुत मुश्किल होगा। फ्रैक्शनल चांसेस हैं अगर तीनों में से किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती। और अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है थोड़ी बेहतर सीट्स लेने में, इससे यानी से कि 17 से लेकर 20 के दरमियान अगर सीट ले जाती है या 15 से 20 के दरमियान ले जाती है, तो फिर उनके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो किसी एक पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाकर एक हंग पार्लियामान बना लें। सिंपल मेजॉरिटी यानी 25 से ऊपर सीटें ना पीटीआई लेगी, ना पीएमएलएन लेगी और ना ही पीपल्स पार्टी लेगी। ये देख लीजिएगा, मेरा ऑन ग्राउंड एनालिसिस है। हो सकता है कि लोग इसे इत्तेफाक ना करें, जिस सिचुएशन यही बनी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सिचुएशन बनी हुई थी। उसमें आपको याद होगा कि पीएमएलएन ने हमें एक जमील मीरपुर उसके बाद से फिर एक सीट के ऊपर मामला आगे पीछे हुआ, 2 सीटें ले पाई थी। यहां पीएमएलएन बेहतर सीटें लेगी पीपल्स पार्टी से। हमारे नुमाइंदे जी जमील मीरपुर से हमारे नुमाइंदे उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मीरपुर में क्या सूरत हाल है, बताएं। जी बिल्कुल, आज जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने चौधरी सईद जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको 4,000 की लीड से हरा दिया है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एक जश्न का समा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गानों पे डांस हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है, आतिशबाजी के मनाजर भी देखे जा सकते हैं। मैंने अगर दिखा सकें आपको, आतिशबाजी जो हो रही है, तकरीबन सारी जितने भी इलाके के लोग हैं यहाँ पे, शहर की तमाम आवाम यहाँ पे इकट्ठी है और मोहब्बत में, बैरिस्टर सुल्तान की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में, आज पीटीआई के जीतने की खुशी में यहाँ पे एक जश्न का समा है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा ये नीचे भी दिखाएं आपको कि किस तरह लोग कितने जज्बाती हुए हुए हैं, किस तरह नारे लगा रहे हैं, किस तरह वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा है। मेरे चारों तरफ तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कह सकते हैं, हज़ारों की तादाद में कह सकते हैं, यहाँ पे अवाम का जमे गफ़ीर जमा हुआ है और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और बैरिस्टर सुल्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है। जी आमिर, ये बताएं कि इससे पहले सीट किसके पास थी? आज ये तहरीक इंसाफ को मिल गई है, क्योंकि पूरा मुल्क अब ये देख रहा है, हर तरफ से शोर हो रहा है कि जी हम जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो धांधली है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत गई है, पहले किसके पास ये सीट थी और कैसा रहा यहाँ का इलेक्शन इस हल्के का?
जी, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है शायद आमिर सलीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मीरपुर में, उनको आवाज़ सही तरह नहीं जा रही, शोर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही है। अच्छा, अभी जिस तरह बात हो रही थी जमील फारूकी आपसे, मीर अब्बास आपसे, ये इमरान खान साहब ने कहा गया कि जी बड़ी एक कंट्रोवर्सी छिड़ दी, जिसको तमाम अपोजिशन जमातों ने रद्द कर दिया एक तरह से। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की इस तरह स्टेटमेंट नहीं आई, बाकी फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये तो कश्मीर फरोश है, इसने ये तो ये क्या कह दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये तो जी तारीख से इन्होंने बिल्कुल कोई नई बात कर दी है कि जी अगर UN में, और इमरान खान ने कहा जी इंशाल्लाह वक्त आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर के लोगों को, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक़ मिलेगा कि वो फैसला करें, क्योंकि जो वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशंस में, भारत ही लेकर गया था जब ये सारा तनाज़ा आया, तो उस वक्त वहाँ हुआ कि जी लोगों को हक़ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ। इमरान खान साहब ने कहा जब ये फैसला हो भी जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा हमारी हुकूमत की तरफ से कि आप ये फैसला करें कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो ये मीर अब्बास कहा गया कि ये तो पता नहीं क्या कह दिया है। मैंने आर्टिकल 257 पढ़ा आइन का, उसमें तो यही बात लिखी है, ये आइन में फिर किस तरह शामिल हो गई कि जी उसके बाद भी ये हक मिलेगा कि स्टेट के, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों का हक होगा कि वो अपना फैसला करें। देखिए उसामा, एक तो ये हसास बात है अपनी हैसियत में, और फिर जब कश्मीर का इलेक्शन हो तो उस मौके पे अगर आप ऐसी बात करेंगे, और आप जानते हैं कि आपकी ऑपोजिशन कितनी लीथल है, वो किसी तरह से भी आपकी बात में अगर कोई झोल है तो उसको माफ़ नहीं करेगी, वो एक्सप्लॉइट करेगी आपकी बात को। और वो पहले ही आपके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा घड़ रही है वहाँ पे कश्मीर के अंदर कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है, हालांकि हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई बात इमरान खान ने नहीं की। मुसलसल बिलावल और मरियम कह रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर फरोशी की है। हम सब जानते हैं कि ये झूठ है, गलत है, बहतान है। हम नाक़िद हैं इमरान खान के, लेकिन इमरान खान ने कोई कश्मीर फरोशी नहीं की है। हम जानते हैं कि वहाँ पे ये दोनों मिलकर इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया और उसने मोदी के हाथ कश्मीर को बेच दिया। हमें पता है कि ये गलत बात है, झूठ है, उसने कश्मीर का सौदा नहीं किया। बल्कि सच तो यह है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इमरान खान ने उजागर किया है पिछले 30-40 साल में कोई नहीं कर सका, पाकिस्तान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक, और दुनिया के जिस मुल्क में वो गया है वज़ीर आज़म इमरान खान, वहाँ जाकर उन्होंने कश्मीर की बात की है और मोदी के सीने पर मोंग दलाया उन्होंने। और मोदी ने मिन्नतें की हैं दुनिया में कि इमरान खान का मुंह बंद करें कि ये मुझे RSS का और हिंदुत्व का ताना ना दिया करें। सिफारिशें करवाई है मोदी ने, मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसने और पाकिस्तान में उसने अमेरिका और बरतानिया के सफीरों से कहलवाया एक बहुत बड़ी शख्सियत को कि इमरान खान को कहें कि खुदा के लिए ये मुझे जो है वो हिंदुत्व का ताना ना दिया करे, और आप कह रहे हैं कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। तो ये सारी इन्होंने सियासत की है। हैविंग सेड सो, जब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आपकी ऑपोजिशन ये है कि आपने कुछ गलत नहीं भी किया तो वो आपको बदनाम कर रही है, तो आपको मोहतात रहते हुए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी जिसकी वजह से ये आपके खिलाफ एक और कैंपेन शुरू कर दे, जो उन्होंने कर दी माशाल्लाह से। जहां तक इस बात की जाती यानी इसके अपने कॉन्टेस्ट का ताल्लुक है, तो जैसे आपने बताया खुद PTI के मंशूर का ये हिस्सा है, और इमरान खान साहब इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कश्मीरी कहेंगे तो हम उन्हें जो है वो रेफरेंडम का राइट देंगे या उनको अपनी आज़ादी से फैसला करने का हक देंगे। जहां तक दोनों कश्मीर का ताल्लुक है, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर, तो इसके हवाले से कोई भी फैसला यकतरफा तौर पे कोई एक मुल्क नहीं कर सकता है, ना इमरान खान कर सकते हैं ना मोदी कर सकता है। वो फैसला होगा तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। अब उसके बाद अगर कोई फैसला होना है तो वो एक नेक्स्ट लेवल स्टेज है जिसके मेरा ख्याल है वो बहुत एक मुस्तकबिल बईद की बात है, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या सिनेरियो होगा। तो बेहतर तो यह था कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को या तो छेड़ते ना, अगर छेड़ा था तो मजीद इसको एक्सप्लेन कर देते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, बहरहाल आइन का 257 जो है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इनको राइट दिया जाएगा। तो अगर ये बात कहते भी हैं तो हम यही तो डिमांड करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के बारे में कहे ना, फिर मोदी भी कहे कि उनको भी ये राइट दिया जाए, तो ये तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस भी है। अच्छा जमील, ये कितनी कंट्रोवर्सी थी, क्या इमरान खान ने गलत किया ये बात करके, और इसका
पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्शन पे या नेगेटिव, ये भी। और कैंपेन में जाहिर है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात करना, उनके हक़ में बात करना, ये एक अहम नुक्ता था। इमरान खान ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी ये क्या सज्जन जिंदल और मोदी के बुलाते थे शादियों पर, और वो सब कहानियाँ उन्होंने बताई कि जी ये तो मोदी के बड़े आगे पीछे घूमते थे और छुपाते थे उससे मुलाकातें और सब कुछ। जबकि दूसरी तरफ मरीम साहब कहती नहीं ये तो कश्मीर फरोश है, इसने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है किस के यानी दिलों के तार, कश्मीरियों के दिलों के तार किसने बेहतर छेड़े? वो तो कंट्रोवर्सी की तो हमने बात कर ली, एक दूसरे पर जो मड स्टिंगिंग हुई और जनाब निकल जाओ, और गंडापुर साहब को भी कहना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि जी वो ने आना है। लेकिन जो कश्मीर का मौक़िफ़ दोनों का था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें उसामा, हमने वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी सुन रखी है ना, जिसका मोरल है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। लेकिन मेरी नज़र में उससे बेहतर मोरल ये है उस स्टोरी का कि नेवर स्लीप एट ए रेस एट ऑल। यानी अगर आप रेस के दौरान सो जाएंगे तो आप हार जाएंगे। और खान साहब ने जो बात कही है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक बात बताऊं कि आई वॉज ऑन एयर ऑन एन इंडियन टेलीविजन, और उस बंदे ने, मुझे अच्छी तरह याद है वो मेजर गौरव आराया ही था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप उनकी नज़र में जो POK है, जिसको वो POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम देते हैं हमारे आज़ाद कश्मीर को, कहते हैं आप उसमें रेफरेंडम करा के देख लें और आपको लग पता जाएगा। तो मैंने उससे यही कहा भाई हम करा के देख लेते हैं, हमारे कश्मीरी हमारे लिए कितना खड़े होते हैं पाकिस्तान के लिए, आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में करा के देख लें, आपको लग पता जाएगा। तो खान साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त और स्मार्ट मूव खेली है। इससे तो आपके पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि इंडिया वहां पर बैठकर जो आपके खिलाफ एक प्रोपेगेशन कर रहा है, गो के ये एक हसास मामला है और हमें पता है कि हमारी रियासत से जुड़े ही लोग, हमारी अपोजिशन के लोग इसके ऊपर एक गलत प्रोपेगेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला। उनकी नजर में ये एक अच्छा मूव था, लेकिन उनके जो डिफेंडर थे, तर्जुमान, उसको सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाए और इसका फायदा उठा गई है अपोजिशन। बट हैविंग सेड दिस ऑल, अब अगर खान साहब ये कहते हैं कि इंडिया प्रोपेगेट कर रहा है वहां बैठ के कि आप आजाद जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करा के देख लें, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप लग पता जाएगा। हमने कौन सा उनको जाकर अलग सूबा बना रहे हैं, हम तो अब UN की जो करारदाद है उसके मुताबिक वो अपने राइट्स के साथ इंडिपेंडेंट एक पाकिस्तान के जेर इंतजाम मुल्क के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने तो आपको कॉन्फिडेंस दिया है। अब गलत लोग तो गलत बात करते रहेंगे ना, और हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ये बात करते हैं तो इंडिया इसका क्या मतलब लेगा? मतलब हमारी मेंटालिटी कब ठीक होगी? क्या हमने कभी ये सोचा है कि इंडिया जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रहा है वो उनके लोग बैठ के सोचते होंगे अरे यार पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या सोचेंगे हमने जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में क्या कर दिया? तो बी वेरी कॉन्फिडेंट भाई, आप एक सॉवरन स्टेट हैं और हमारे लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। ये तो एक अलमिया की बात है उसामा। अच्छा, चूंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, ट्रांसमिशन जारी है, अभी आप देख रहे हैं जश्न भी मनाया जा रहा है तरीके इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, क्योंकि अभी हमने जिस तरह आपको बराह रास्त दिखाया कि मीरपुर में जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान जीते हैं तरीके इंसाफ के उम्मीदवार, तो वहाँ लोग खुश हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे कि वो क्यों इस वक्त इलेक्शंस में तज्जियाकार या आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो उसमें शुमार ही नहीं हो रही कि वो जीत भी सकती है। ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अब वो कहीं भी सिंध के अलावा डिस्कस उस तरह से नहीं होती कि यहाँ हुकूमत बनाएगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।